हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है एथिक्स। चलो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं एथिक्स क्या है क्या नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं आपके करिकुलम को। तो जैसा कि आपको पता है, आप लोग CFA लेवल 1 में हो, ठीक है। हम लोग CFA लेवल 1 में हैं और CFA लेवल 1 में टोटल 10 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स है CFA लेवल 1 में? 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। अलग 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 टाइप के 10 सब्जेक्ट्स है आपके CFA लेवल 1 में। आपको कॉन्ट्स है, आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, आपको डेरिवेटिव्स है, आपको एथिक्स है, आपको इको है, आपको कॉपरेटिव इशू है, ये सारे कॉपरेट इशू है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको लेवल 1 के अंदर सिखाए जाते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब अगर मैं इन 10 सब्जेक्ट की बात करूं तो इन 10 सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बाइफरकेट करूं मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से टोटल 4 सब्जेक्ट है, विच इज एथिक्स, इको, AI दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड CI दैट इज कॉपरेट इशू। ये 4 सब्जेक्ट है ना, ये चारों सब्जेक्ट जो है वो थियोरी है। ये चारों सब्जेक्ट क्या है? थियोरी है, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं ये चारों सब्जेक्ट थियोरी है, तो थियोरी का मतलब क्या होता है? तो थियोरी के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, इको के अंदर और AI के अंदर या CI के अंदर कुछ कैलकुलेशंस होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल AI के अंदर, सॉरी, इको के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इको के अंदर आप लोगों को डॉलर्स का कैलकुलेशन वगैरह आता है, ठीक है। AI के अंदर आप लोगों को कमीशन वगैरह का कैलकुलेशन आता है। बट एथिक्स की जब मैं बात करूं तो ये एक प्योर थियोरी है। तो थियोरी के अंदर क्या होता है ना गाइस, थियोरी के अंदर ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाली चीज होती है। देखो, प्रैक्टिकल कैसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के अंदर आपको पता है कि इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये है, या वाइस वर्सा। बट जब मैं थियोरी की बात करता हूं ना, तो थियोरी के अंदर ना थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं एथिक्स की, तो एथिक्स के अंदर तो बहुत 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 अच्छे से समझना पड़ता है। सर, एथिक्स को हम अच्छे से क्यों समझते हैं? 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये क्या है, थियोरी है। और जब मैं थियोरी बोलता हूं तो थियोरी एक बोरिंग सा पार्ट हो जाता है ना। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ जब आप पूरे एथिक्स के जर्नी में होगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल समझने वाले हैं। हम इसके अंदर बहुत सारे MCQs करने वाले हैं, बहुत सारे आपके मॉड्यूल के एग्जांपल्स करने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो जब मैं बात करता हूं थियोरी का, तो सबसे पहले थियोरी हो जाता है बोरिंग। सेकंड, अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो हम एथिक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मतलब मैं आपको बेसिकली 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, इकोनॉमिक्स और एथिक्स। पर मैं एथिक्स से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? सबसे बड़ा रीजन, ये आपके पूरे सिलेबस का 15 से 20% वेटेज क्या करता है? कवर करता है। 15 से 20% क्या करता है? ये वेटेज कवर करता है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। यस गाइस, जब मैं बात करता हूं एथिक्स का, तो एथिक्स लेवल 1 में मैं बात कर रहा हूं। लेवल 1 में ये आपका 15 से 20% क्या है? पूरे सिलेबस का कवरेज है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, आई एम सो सॉरी गाइस, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में 15 से 20% तो आएगा ही। अभी हमारे पास्ट स्टूडेंट्स जो है, तो उनसे मैंने रिव्यू लिया था जब वो एग्जाम दे के आए। नो डाउट दिस इज अनएथिकल, बट जब वो एग्जाम दे के आए तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा पार्ट ज्यादा आया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, एथिक्स के अंदर कम से कम 26 से 28 MCQs जो है वो आए थे। तो 26 से 28 MCQs जो है वो एथिक्स से आए हुए थे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? इसके लिए एथिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो थियोरी पार्ट है, हल्का सा बोरिंग है। सेकंड, बट इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम ये पूरे जर्नी के अंदर। सेकंड, सर 15 से 20% ये हमारे एग्जाम में आता है, मतलब ये बहुत अच्छा खासा वेटेज हमको देता है। क्या चीज क्लियर है क्या? अच्छा, अगर आप लोग एथिक्स के अंदर ढंग से या अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो थोड़े से चांसेस है कि आप लोग क्लियर ना हो पाओ। अब ये एथिक्स आपके लिए क्यों बना है, क्यों लेवल 1 में 15% से 20% है, ये तो हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए इतना समझना कि एथिक्स के अंदर 15 to 20% क्या है? वेटेज है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। द आंसर इज यस। ये चीज हमें क्या है? क्लियर है कि 15 से 20% क्या है? इसका वेटेज है। जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एथिक्स जो है वो स्लोली 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 आपके लेवल 2 एंड लेवल 3 के अंदर उसका पोर्शन कम 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 होते जाएगा। जैसे कि जैसे आपको लेवल में
लेवल 1 के अंदर 15 से 20% एथिक्स है, तो लेवल 2 के अंदर वो सीधा ड्रॉप होके आपको आ जाएगा इन टोटल 10 to 12%, और वही लेवल 3 में ड्रॉप होके आपको आ जाएगा 6 to 8%। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो एथिक्स का जो मेन वेटेज है वो आपका लेवल 1 के अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो हम एथिक्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या गाइस? सो यस, एथिक्स, इको, ये दोनों जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरे साथ बहुत 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 मजा आएगा। हम चीजों को समझते जाएंगे, हम चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे। हम ब्लैक रॉक में क्या होता है, नमूरा में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, हम सबके बारे में बात करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, 2008 स्कैम, 1992 स्कैम में भी बहुत इसका रेलेवेंसी आएगा हमको। बहुत सारी चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सो यस, एथिक्स के साथ हम हमारा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सो यस गाइस, ओके सर, आपके सामने ये कौन सी बुक है? तो देखो, इन टोटल 2 बुक है। सबसे पहले श्वेजर जो जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कभी कभी मैं आपको श्वेजर के साथ साथ मेन बुक से भी पढ़ाऊंगा। सर व्हाट इज द मेन बुक? मेन बुक जो इंस्टीट्यूट ने अपने को दी गई है। तो श्वेजर और इंस्टीट्यूट, ये जब दोनों की बुक हम पढ़ेंगे साथ साथ में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि श्वेजर के अंदर बहुत शॉर्ट और एकदम स्वीट तरीके से समझाया है एथिक्स के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट जो मुझे लगता है जो हमें नोट से भी करना है, तो वो हम नोट से भी करते हुए चलेंगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो श्वेजर के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, नोट्स को भी अच्छे से करने वाले हैं। अभी नोट्स के अंदर ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। नोट्स के एग्जांपल्स भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ करने वाले हैं। क्या ये चीज आपको अच्छे से समझ रही है क्या? द आंसर इज यस। पक्का 100%? यस सर। सर एथिक्स में कितने चैप्टर है? एथिक्स में कितने चैप्टर है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एथिक्स के अंदर कितने चैप्टर है? सो आपके एथिक्स के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स है। एथिक्स के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है। तो टोटल 5 चैप्टर्स है, बट मेरे लिए टोटल 3 चैप्टर्स है। क्या बात कर रहे हो सर? एथिक्स में 5 और आपके लिए 3 क्यों? ध्यान से सुनना, देखो आपके 3 चैप्टर्स यानी कि 5 चैप्टर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहला आएगा इंट्रो, जिसको हम मीनिंग वगैरह बता सकते हैं कि एथिक्स क्या है, क्यों है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टैंडर्ड्स जो हमें हमारा इंस्टीट्यूट बताता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। ये 7 स्टैंडर्ड्स क्या बताता है, जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट विच इज कॉल्ड एज गिब्स। गिब्स क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। बट इससे पहले हम समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो एथिक्स क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 7 स्टैंडर्ड्स एंड देन गिब्स। बेसिकली यू हैव 5 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन, एथिक्स क्यों है, क्या है, कैसे है। सेकेंड चैप्टर टॉक्स अबाउट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट 7 स्टैंडर्ड्स। 7 स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कैसे रिटर्न एथिक्स के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। चैप्टर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग विच इज 7 स्टैंडर्ड्स, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला है। 7 स्टैंडर्ड्स हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर इज कॉल्ड एज गिब्स। गिब्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गिब्स के अंदर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम सब मिलकर एक सिमिलर फॉर्मूला यूज करते हैं हमारे पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये भी चीज हम पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट चैप्टर विच इज अगेंस्ट अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, स्पेसिफिकली जो स्टैंडर्ड्स है उसी को एक्सटेंड किया गया है। सो टोटल 5 चैप्टर्स है, बट मेरे लिए 3 चैप्टर्स है। टेंशन नहीं लेना है, पांचों के पांचों चैप्टर में आपको आपके टिप्स पे लेकर आऊंगा। तो जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या आपको ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। तो यहां तक तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि टोटल एथिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 चैप्टर्स। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। सो अगर आपके पास श्वेजर की बुक है, अच्छी बात है। अगर आपके पास श्वेजर की बुक नहीं है तो मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा। तो श्वेजर की बुक और हमारे सीएफए का नोट्स, ये दोनों आपको क्या करना है, आपके पास रखना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? Yes sir. So now we are going to start with our first chapter, that is the introduction about the ethics. But before going into the chapter, let us understand what do you mean by ethics. चलो बच्चों बताओ, what do you mean by ethics? Come on. What do you mean by ethics? चलो बताओ guys, what do you mean by ethics? Yes, basically
मेरे हिसाब से एथिक्स क्या होता है? एथिक्स मतलब एक तरीके का डिसीजन, एथिक्स मतलब एक तरीके का जजमेंट, एथिक्स मतलब एक तरीके का सॉल्यूशन, जहां पर हम बताते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या ये चीज क्लियर है क्या? एथिक्स एक बिलीव है, एथिक्स एक बिलीव है जो हमें बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सर क्या मैं बोल सकता हूं एथिक्स सबके लिए अलग अलग काम करता है? मतलब किसी के लिए कोई चीज राइट है और किसी के लिए कोई चीज रॉन्ग है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, अभी कुछ लोग ये एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, बट यस व्हाट आई फील दैट, सी बेसिकली आई एम अ गुजराती and I know we are pure vegetarian. So my family is pure vegetarian, but I am a non-vegetarian. So I eat a non-veg. Okay, and obviously I teach in Kerala, I teach in South, I teach in everywhere. I teach in Bangalore, I teach everywhere. So whenever I teach to all the students, or whenever I go to each and every places, so when I stay over there for 7 to 8 days, अभी obviously बात है वहाँ पे रहना पड़ता है 6 से 7 दिन, तो खाना पड़ेगा ना मेरा भाई। तो जब खाना खाने की बात करते हैं तो वहाँ पर obviously बात है, जब साउथ में जाता हूँ तो नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके लिए नहीं, बट मैं पहले से भी नॉन वेजिटेरियन हूं। अब मेरे घर वालों के लिए और बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों के लिए ये चीज होगा कि भाई नॉनवेज खाना अनएथिकल है। ठीक है, मेरे लिए नॉनवेज खाना इज नॉट अनएथिकल, बट ठीक है, इट इज द चॉइस। अभी मेरे लिए वो चीज सही है कि मैं खाता हूं, शायद आपके लिए वो चीज नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये चीज अनएथिकल है, एग्री। सो कैन आई से मेरा बिलीव अलग है, आपका बिलीव अलग है। ठीक है, दिस इज द बिलीव वेर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड एज एथिक्स। एथिक्स मीन्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस वेर दे नो अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब ये आप पे बिलीव, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो सर हम एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एथिकल काम क्यों करना है? जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हमें समझता है कि कुछ अच्छा काम, तो हमें ये काम क्यों करना है, हमारे CFA में ये चीज क्यों है? See guys, I teach Indian courses also, such as CA, CS, CMA. I also teach foreign courses also, such as CMA, US, CFA, ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, CMA, USA में भी एथिक्स है, CFA में भी एथिक्स है, बट जितना वेटेज CFA में है वो किसी में नहीं है। क्यों सर? बताता हूँ। So I teach CA, I teach CS, I teach CMA. सो दे डोंट हैव एथिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, मैं तीनों लेवल पे पढ़ाता हूं, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, पर किसी को भी क्या नहीं है, एथिक्स नहीं है। तो सर हमको ही क्यों है, और साला थियोरी ही क्यों है, समझते हैं। सो सॉरी। तो इसको ना आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। जब मैं बात करता हूं जनता का पैसा, ठीक है, अच्छा जनता का पैसा भी छोड़ो, जब मैं बात करता हूं पैसा, व्हाट इज पैसा? जब भी मैं पैसा बोलता हूं तो सबकी आंखें ऐसे खुल जाती है, ओह माय गॉड, पैसा 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 पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी कोई देता नहीं है बट लेता जरूर है। तो पैसा एक ऐसी चीज है ना विच इज वेरी 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 हार्ड अर्न थिंग। किसी को डायरेक्ट मिल जाता है, किसी को मेहनत करना पड़ता है। तो जब मैं पैसे की बात करता हूं ना तो बहुत 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 बड़ा फैक्टर आता है कि सर पैसा ये कैसे काम करता है। सो आपको पता है, टू गेट ब्लेसिंग्स ऑल्सो इन एनी टेम्पल और एनी होली प्लेस, you have to give some money, right? So then you get the blessings, what I feel, right? Again, so पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, देर आर मेनी डॉक्टर्स, देर आर मेनी लॉयर्स, आई एम अ लॉयर, देर आर मेनी लॉयर्स, देर आर मेनी साइंटिस्ट, देर आर मेनी इंजीनियर्स, एवरीवन आर वर्किंग हार्ड। यस, सब लोग कमा रहे बॉस, सब लोग कमा रहे। ठीक है, अब उनको उनके फील्ड में स्किल है। ठीक है, डॉक्टर्स आर गुड इन देयर ओन फील्ड, राइट? मेडिकल फील्ड, इंजीनियर्स आर गुड इन देयर ओन फील्ड, राइट? एवरीवन इज गुड इन देयर ओन फील्ड एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, वेरी बहुत बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। बट सर वो लोगों ने तो पैसा कमा लिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर है वो समझो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, जस्ट एन सिंपल एग्जांपल। अगर एक इंजीनियरिंग है वो समझो 5 करोड़ रुपए कमा रहा है। अगेन दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो एंड हाइपोथेटिकल अमाउंट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई इंजीनियरिंग 10 करोड़ कमा रहा है, डॉक्टर 10 करोड़ कमा रहा है, अपन भी डॉक्टर बनेगा। जस्ट अ सिनेरियो, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, अभी लोग 10 करोड़ 5 करोड़ तो कमा रहे हैं। ठीक है, इनको कमाना कैसे पता है, पर इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना ये नहीं पता।
राइट है? कमाना कैसे ये तो पता है, मुझे जॉब जाना है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मुझे ऐसे पैसे मिलेगा, अबे बॉस ये तो मेरे को ही मालूम है, पर इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है ये तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे भाई है वो तो कॉमर्स से नहीं है, ये लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। जब इनका बैकग्राउंड अलग है तो इनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है। अरे यस और नो? तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं डॉक्टर 10 करोड़ कमा रहा है, मैं क्या बोलता हूं, पैसा उड़ा 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 के भी उसके मंथ का जो इनकम है वो 1 करोड़ है, ठीक है? अब बचा 9 करोड़, ठीक है? और लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल, राइट? सो फिर हमको ना वो एथिक्स और अच्छे से समझेगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक अ पर्सन नेम एज राजू, एंड राजू इज अ सैलरीड पर्सन। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा खासा सैलरीड पर्सन है, एंड ही अर्न्स 20,000 पर मंथ, विच अ ईयरली, मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है बट 20 इंटू 12 तो 24, मेरे हिसाब से ये सही है, गलत भी हो सकता है, दिल पे मत लेना, मेरा मैथ्स बहुत कम है। तो क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। तो वो महीने का कितना, साल का कितना कमा रहा है? 2,40,000, ठीक है? अगर मैं इस 2,40,000 को इसके खर्चे को साइड कर दूं, मान लेते हैं इसका खर्चा सब निकाल के भी 1,00,000 रुपया है, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल अजम्पशन, ठीक है? तो इसका 1,40,000 रुपया बच जाता है, ठीक है? या चलो 40,000 का भी इसका स्पेंड करवा दे, तो इसका साल का 1,00,000 रुपया बच जाता है, विच इज अगेन राजूज हार्ड अर्न मनी। तो अब ये राजू का ना हार्ड अर्न मनी 1,00,000 रुपया बच जाता है, ठीक है? तो अब राजू ने सोचा कि 1,00,000 को मैं क्या कर देता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इन्वेस्ट कर देता हूं। अभी देखो, राजू तो एक सैलरीड पर्सन है एंड ही वर्क फॉर समथिंग एल्स विच इज नॉट कनेक्टेड टू कॉमर्स और विच इज नॉट कनेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट थिंग। तो अभी राजू तो क्या करता है ना, काम करता है। अभी वो है ना साल का 1,00,000 रुपए साइड में रखता है और वो सोचता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए मैं ये पैसा सेव करता हूं और इस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करता हूं। एफडी में नहीं करना है, बिकॉज एफडी में 6% 7% रिटर्न मिलता है, अभी अपने को थोड़ा ज्यादा परसेंट चाहिए। सो ही थिंक्स लाइक वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है? So he comes to you and you are a CFA, you are a chartered financial analyst, you are a portfolio manager। अरे भाई साहब, वो तुम्हारे पास आया, ठीक है? एंड when he came to you ना, तो ऐसे राजू जैसे ना 100 लोग आए आपके पास, राइट? टू गिव यू 1 लाख रुपीज, ठीक है? तो 100 into 1 लाख, अभी मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, 1 में 1 2 3 4 5 लगाने के बाद ये 2 0 और, तो विच इज इक्वल्स टू 1 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आई एम सो राइट, 1 करोड़। अभी आपके पास कितना रुपया है? 1 करोड़, एंड यू आर अ CFA, यू हैव 1 करोड़। और राजू जैसे आपके पास 100 लोग आए, ठीक है? सबने पैसा दिया आपको 1-1 लाख रुपए। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी आपके पास कितना पैसा? 1 करोड़। नाउ यू हैव द पावर टू इन्वेस्ट। अभी आपको बोला आपको इन्वेस्ट करने का है, एंड यू टोल्ड देम कि बॉस टेंशन मत लो, मैं आपको जो है मैं आपको 20% रिटर्न दूंगा। कितना रिटर्न दूंगा? 20। मतलब आपने मुझको 1,00,000 रुपया दिया, मैं आपको साल का 1,20,000 रुपया दूंगा। अरे समझा क्या बॉस? समझा क्या बॉस? समझा क्या बॉस? बरोबर है ये चीज? अभी तक का स्टोरी क्लियर है? राजू आपके पास आया, राजू ने बोला मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मुझको इन्वेस्ट करना है, साल का 1,00,000 रुपया मैं तुमको दूंगा, मुझे 1 साल के बाद उसका 20% देना है। ऐसे 100 लोग आपके पास आए और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया है। 1 करोड़ एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वेर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, यू हैव टू गिव 20% रिटर्न। यहां तक क्लियर है क्या? कितना रुपया आपके पास? समझा कि नहीं समझा? समझा सर। स्टोरी को ट्विस्ट करते, ठीक है? ये कौन है? ओके, अरे ये तो अपना पुराना वाला है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? आराम से चिल मार के। मैंने ये मैं हूं चश्मे वाला, तो आपको लगेगा रियल आदमी है, ठीक है? बहुत पैसा मेरे पास, बहुत पैसा, अंधा पैसा, अंधा। मेरे पास 10 करोड़ रुपए। आई नो ये बहुत नहीं होता, बट मेरे लिए तो बहुत है, मैं तो गरीब हूं, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए, ठीक है? अभी एक शेयर है, ठीक है? एक शेयर है ना, और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ठीक है? अभी एक शेयर है, शेयर का प्राइस ना 100 रुपया, ठीक है? शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपया। आराम से चिल मार के। अभी मैंने क्या मालूम है? 10 करोड़ के शेयर परचेस किए, जिसको अपन बाय बोलते हैं। तो 10 करोड़ के शेयर मैंने बाय किए। शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपया। लेट्स से एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर है और उसका प्राइस कितना है? 100 रुपया।
और मैंने उसको परचेस किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब 10 करोड़ रुपए का परचेस होता है, बाय होता है, तो मतलब डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है। हाँ सर, मैंने जैसे ही 10 करोड़ परचेस किया, 100 का प्राइस 150 रुपया हो गया। समझा क्या? 100 का प्राइस कितना हो गया? 150 हो गया, बराबर है। मैंने बोला, मैंने तो 100 में इन्वेस्ट किया था, 150 हो गया। मैंने बोला यार इसका प्राइस और बढ़ाने का है, और बढ़ाने का, और बढ़ाने का, मजबूत बढ़ाने का, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को फोन किया, मैंने बोला हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आपने बोला गुड सर, हाउ आर यू? आई एम लाइक फाइन फाइन बॉस। एक तड़कता भड़कता चीज तुम्हारे लिए लेके आया। बोलता है क्या? बोलता है रिलायंस का प्राइस कितना है? बोलता है 150 रुपया। मैंने बोला सुनो गाइस, रिलायंस खरीद लो, 1 करोड़ रुपए रिलायंस में डालो। आपने बोला सर वो एथिक्स, मैं एथिक्स भाड़ में गया, एथिक्स छोड़ो, एक मस्त तुमको 1 लाख का घड़ी दिया मैंने, एकदम A1 घड़ी, 1 लाख का। तुम लोग पागल बोलते हो, वाह क्या गिफ्ट है। मैंने बोला बॉस तुम लोग के लिए कुछ भी रे, खरीदो। तुमने क्या किया मालूम है? 1 करोड़ का परचेस किया रिलायंस, और जैसे ही वापस 1 करोड़ का बाय हुआ ना, तो वापस इसका प्राइस बढ़ के सीधा 170 रुपीज पे पहुंच गया। कितने में पहुंच गया? 170। मैंने कितने में खरीदा था? 100 रुपए। प्राइस कितना लेके गया? 150। और परचेस करने के लिए बोला, प्राइस कितना हो गया? 170। मैंने बोला थैंक यू। अभी मैं क्या करेगा मालूम है? कितने का क्या किया? सेल 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 सेल। और जब भी सेल करते मतलब डिमांड कम होता है, और जैसे डिमांड कम होता है मतलब प्राइस कम होता है। और जैसे ही मैंने सेल किया, 170 से सीधा स्टॉक प्राइस 120 पे आ गया। तो करंट स्टॉक प्राइस क्या है? 120। मैंने कितने पे बेच दिया? 170। जैसे ही मैंने पूरा बेच दिया, सीधा मार्केट का प्राइस कितने पे आ गया? 120। मेरा फायदा कितने का हुआ? 70 रुपए का। और तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ? क्यों? कितने पे खरीदा था? 150। कितने पे बेचा? अब मुझे एक बात बताओ, 2 चीज सीखने मिली। सबसे पहला, क्या आपने मार्केट पढ़ा था क्या? नहीं। क्या आपने रिसर्च किया था रिलायंस के बारे में? नहीं। आप खाली टिप के बेसिस पे गए। और सेकंड, आपको नहीं लगता अनएथिकल काम किया? अनएथिकल काम करने के वजह से जिन बेचारे लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया था, उन सब का पैसा क्या किया है? डुबा दिया है। इसके लिए ये जो लोग होते हैं ना, जो ट्रस्ट करके आपको पैसा देते हैं, उनके लिए आपको ट्रस्ट बनाए रखना पड़ता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स समझना, राइट? इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द सीरीज 1992, स्कैम 1992 बॉस, देखा कि नहीं तुम लोगों ने? एक नंबर स्कैम 1992 जब तुम लोगों ने देखा, उसके अंदर पता है हर्षद मेहता बुल का काम करता था। बुल मतलब और परचेस कर, और परचेस कर, और मार्केट ऊपर लेके जाओ। अभी जब तुम परचेस करोगे तो वो मार्केट ऊपर जाएगा। तो टेक्निकली मैंने 100 का शेयर खरीदा है, मैं सबको परचेस करने बोलूंगा, वो 200 चला जाएगा, फिर मैं ही बेच दूंगा। और जब मैं बेच दूंगा तो प्राइस गिर जाएगा। मेरा तो फायदा, तुम्हारा नुकसान। बस अगर आप लोग, सी यू गाइज आर प्रोफेशनल, यू आर नॉट बैचलर्स, यू आर नॉट मास्टर्स, यू आर प्रोफेशनल बॉस। CFA कोई एक कंट्री का कोर्स नहीं है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। और अगर उसके अंदर भी तुम ऐसे सब हरकत करोगे तो वो गलत होता है। इसके लिए एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके लिए एथिक्स जो है वो CFA में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तुम लोग समझ रहे हो क्या? ये एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस और नो? अभी आप लोग मार्केट रिसर्च नहीं करते, ऐसे लोगों का कॉल आता है आपको जो आपको गिफ्ट देते हैं। अभी ये गिफ्ट देना भी तो गलत है। आप, अच्छा चलो गिफ्ट दिया सामने वाले ने, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना था। अच्छा सर, किसी ने आपको अगर टिप दिया तो वो गलत है क्या? गलत नहीं है, बट यू शुड रीड द मार्केट, यू शुड रीड द कंपनी। अरे कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, अचानक प्राइस क्यों बढ़ा, किसने सेल किया, किसने परचेस किया? आपने कुछ रीड नहीं किया और आपने सीधा खरीद लिया क्योंकि आपको गिफ्ट मिलने वाला था, आपके कोई पहचान का था। अरे पहचान हो या कोई भी हो, यू हैव टू रीड द मार्केट। यस और नो गाइस? बताओ यस और नो? इसके लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू हैव, मतलब पैसा होता है ना तुम्हारे पास, लोगों का बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। एंड
यू नो टुडे ऑल्सो लाइक माई मॉम शी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब हम सोते, तुम समझ रहे हो कि हम लोग रिलैक्स होकर सोते हैं। हम लोग क्या सोचते आ रहे हैं, अपना पैसा सेव ही है रे, किसके पास जाएगा, हमने ये शेयर्स खरीद लिया अपना पैसा सेव है, म्यूचुअल फंड खरीदा अपना पैसा सेव है। ये हमारा एक एसेट मैनेजर है, वो बोलता है आप टेंशन मत लो, एंड वो जेन्यून है यार। मतलब वो बोलता है कि यार आप ये बेच के ये खरीदो, ये बेच के ये खरीदो, उसको पता है और उसको थोड़ा सा ही कमीशन मिलने वाला है, बट स्टिल ही इज एथिकल। एंड एथिक्स सीएफए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। आप समझो एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज आपको सीखना है, और इन एथिक्स के अंदर जो 7 स्टैंडर्ड्स है ना, वो तो एकदम जबरदस्त है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा एथिक्स। तो अभी आपको समझ गया होगा कि सीएफए में एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका 15 to 20% वेटेज क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एथिक्स एंड ट्रस्ट, नाम ही देखो क्या लिखा है, एथिक्स एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सीएफए। व्हाई? बिकॉज पीपल आर गिविंग यू द मनी एंड दे आर ट्रस्टिंग यू, सो यू शुड नेवर ब्रेक द ट्रस्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है क्या? नाउ एक्सप्लेन एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स? Ethics can be described as a set of standard belief about what is good or acceptable behavior and what is bad and unacceptable behavior. बॉस मैंने क्या बोला था? ये बिलीव है, ये बिलीव है, ये बिलीव्स है what is good or acceptable and what is bad or unacceptable. नॉनवेज की बात की थी, मेरे लिए शायद वो एथिकल है बट किसी और के लिए अनएथिकल है, किसी और के लिए अगर वो एथिकल है तो मेरे लिए अनएथिकल है। अलग 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 चीजें हो सकती है। सो एथिक्स मीन्स अ डिसीजन, अ बिलीव व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो एथिकल कंडक्ट हैज बीन डिस्क्राइब एज द बिहेवियर दैट फॉलो मॉरल प्रिंसिपल एंड इनकंसिस्टेंट विद द सोसाइटी एथिकल एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी के भी एथिकल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तुम लोग एथिकली काम करोगे तो सोसाइटी के लिए क्या होता है, वो बेनिफिट होता है। अरे यस और नो गाइस, यस और नो गाइस, यस गाइस। Ethical conduct has also been described as a conduct that improves outcome of stakeholder. जितना ज्यादा एथिकल काम करोगे उतना ही तुम्हारे स्टेक होल्डर का आउटकम बेटर रहेगा। सर शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने, स्टेक होल्डर बोला है। स्टेक होल्डर मतलब पूरा का पूरा आपका क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेशन। क्या चीज क्लियर है कि जितने भी कंपनी के अंदर लोग हैं वो सब स्टेक होल्डर के अंदर आएंगे, जितना भी तुम्हारा कॉर्पोरेशन है वो सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। सो हु पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट बाय द कंडक्ट। आपकी एक चीज की वजह से सब लोग इसके अंदर फंस सकते हैं। आपने एक गलती की, समझो आपने एक गलत डिसीजन लिया और वो स्टॉक गिरने से आपके पहले तो क्लाइंट्स भी फंसेंगे बेचारे, वो सब फंस जाएंगे, उसके बाद कंपनी का नाम खराब होगा, आपके एम्प्लॉयर परेशान हो जाएंगे, कलीग्स जो आपके साथ है वो भी फंस सकते हैं। तो ये सारे लोग फंस सकते हैं, कंपनी बंद हो जाए तो बहुत लोगों की जॉब भी जा सकती है। सो प्लीज ऑलवेज बी एथिकल इन योर वर्क। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस बॉस, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल इंक्लूड्स क्लाइंट्स बोलो, कोवर्कर बोलो, एम्प्लॉयर बोलो, जो भी बोलो सब आते हैं हमारे एम्प्लॉयर के अंदर। अरे समझा क्या? चलो, सम डिसीजंस में ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट टू यू बट नेगेटिव थिंग टू द स्टेक होल्डर। तुमको तो गिफ्ट मिल जाएगा, तुमको तो 1 लाख का घड़ी मिल गया, तुमको तो 1 लाख का कुछ मतलब एग्जाम्पल तो चलो तुमको कार भी मिल गया। अभी देखो 1 करोड़ तो होता नहीं है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास भी कम से कम 400-500 करोड़ तो होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, 1000 करोड़ तो होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अरे 1000, 2000, 3000 करोड़ से तुम जब मार्केट मैनिपुलेट करते हो, ये चीज गलत है। अगर कोई आपको गिफ्ट ला के देता है और आप सीधा मार्केट मैनिपुलेट करते हो तो ये चीज क्या है, गलत है। अरे समझा क्या? समझा क्या? पक्का? यस गाइस। तो चलो ये एक बार फटाक से रीड कर लो। चलो यस बॉस, आगे बढ़े क्या? चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन डिफाइनिंग प्रोफेशन। आ जाओ। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? पता है, कोड ऑफ एथिक्स ना एक रिटन सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल होता है दैट कैन गाइड बिहेवियर बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, एकदम सिंपल में बताता है। अभी अपन ना एडवोकेट है, आई एम एन एडवोकेट, ठीक है। हमारे लॉ के अंदर ना, जिसे आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, लॉ है ना, लॉ एक रिटन चीज है। रिटन चीज मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ये करोगे तो ये गलती, ये सजा मिलेगी, अगर आप ये गलती करोगे तो ये सजा मिलेगी। सिग्नल तोड़ोगे फाइन लगेगा, लाइसेंस नहीं होगा फाइन लगेगा, ठीक है। अच्छा ब्राइबरी, रिश्वत लोगे फाइन लगेगा, कंपनी में कुछ भी गलत करोगे फाइन लगेगा। अभी ये सब लिखा हुआ है। क्राइम करोगे जेल में जाओगे, लिखा हुआ है।
ठीक है। अभी जब लिखा हुआ रहता है ना तो अपने को पता चलता है कि अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मर्डर करेगा तो फांसी की सजा मिलेगा, रेप करेगा तो फांसी की सजा मिलेगा, लिखा है ना। वैसे ही एथिक्स भी क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, एक रिटन सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल होता है। इसके लिए हमारे सीएफए ने हमें 7 स्टैंडर्ड्स बताया है। ये जो 7 स्टैंडर्ड्स है ये हमें बताएगा कि कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं करना। Trust me, when we are going to go in depth of that 7 standards, it is very, very, very best topic that you have ever read or learn or anything you can say. बहुत मजा आने वाला है, वो सातों के स्टैंडर्ड्स पढ़ने में मजा आएगा। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, दैट विल बी वेरी एक्सीलेंट। Is this clear, everyone? So yes, we are going to start. We are going to head next. Having a code of ethics is a way to communicate the value, principle and expectations of an organization or other group of people, providing general guide to what constitute acceptable behavior. अभी देखो, बहुत सारे कंपनीज के अंदर ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अंदर बताते हैं क्या चीज़ एथिकल है, क्या चीज़ अनएथिकल है। मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, आपको पता है, अगर देखो मैं आपको ना एथिक्स के बारे में बताता हूँ। अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको एक कंपनी का नाम लूंगा, तो आपको मुझे बताना है कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। अगर मैं बात करता हूँ टाटा, एथिक्स, टाटा बहुत अच्छा कंपनी, डोनेशन करता है, सबके बारे में सोचता है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है। टाटा जैसे ही मैंने बोला बेस्ट कंपनी। और वही अगर मैं बोलूँ कि किंगफिशर, गया पैसा, बैंक भी गया, पैसा भी गया, आरसीबी जीत गया, ऐसा नहीं बोलेगा, 18 साल के बाद आरसीबी जीता है। तो जब मैं किंगफिशर की बात करता हूँ, आपको पता है कि नहीं, किंगफिशर विजय माल्या का टीम है आरसीबी, अभी तो खैर नहीं है, बट स्टिल विजय माल्या का टीम था, है ना। जब तक विजय माल्या था तब तक आरसीबी हारा, बेचारा विजय माल्या गया और तब आरसीबी जीता। फाइनली अभी मैंने सुना है आरसीबी किसी और पर्सन, मतलब कोई और कंपनी ने उसको टेक ओवर किया, मतलब ले लिया है ऐसा कुछ। बट येस, finally after so many years RCB have won the trophy and I am very big RCB fan. Yes, I am loyal and ethical, right? So अपन ऐसा नहीं कि पैसा किधर ज़्यादा मिला तो अपन जाता है, नहीं, अपन ऐसा RCB की तरह है ना, दैट वी आर एथिकल। सो व्हेन आई टॉक अबाउट किंगफिशर कंपनी, तो किंगफिशर के अंदर कैसा होता है ना, विजय माल्या, अभी वो विजय माल्या नाम से अनएथिकल लगता है, ये आदमी अनएथिकल है, ये आप भी ये इसको बुलाओ मत, ये चोरी करेगा, पैसा लेके चला जाएगा अपना, SBI सब लूट लिया है, समझा क्या। अभी वैसे ही ना टाटा वालों ने अपना कोड ऑफ स्टैंडर्ड बनाया। तो व्हेन यू गो टू द बिग कंपनीज लाइक बिग ये अपना ब्लैक रॉक वगैरह, तो वहाँ पे ना कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ रहता है कि आप लोग जब भी कंपनी में आओगे ना तो आपको वो कोड ऑफ स्टैंडर्ड देते हैं, तो आपको पता चलता है कि कैसे बिहेव करना है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अ प्रोफेशनल refers to a group of people with specialized skill and knowledge who serves other and agree to behave in accordance with the code of ethics. Now what is profession? When I talk about the word profession मतलब एक ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप या एक ऐसा इंसान जिसको उस चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, व्हेन आई से दैट आई एम अ एडवोकेट, तो अपने को लॉ का पूरा नॉलेज है, ठीक है। यू टॉक अबाउट अ कंपनी लॉ, यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी लॉ, सो आई हैव अ नॉलेज लाइक हाउ टू मेक अ कंपनी एंड हाउ टू वाइंड अप अ कंपनी, तो ये सारी चीज़ें का अपने पास नॉलेज है। तो वैसे ही जब भी मैं एक प्रोफेशन की बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द CFA, सो CFA हैव अ नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स, राइट। सो यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। सो अगेन यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू हैव स्किल्ड, यू हैव रेड ऑल द थिंग्स, आपने 3 लेवल का एग्जाम दिया, आपने उतने घंटे का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ कि आप प्रोफेशन हो और जब आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तो उस चीज़ का नॉलेज आप आपके बेस्ट वे में उसको यूज़ करोगे और वो भी क्लाइंट्स और वो भी सोसाइटी के लिए यूज़ करोगे, इसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज द वे ऑफ प्रोफेशनल टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक दैट इट्स मेंबर विल यूज देयर नॉलेज एंड स्किल टू सर्व द क्लाइंट इन ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनर। 100% you are going to serve your clients in honest and ethical manner. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथिक्स पढ़ते हैं। आई होप आपको ये एक पेज बहुत अच्छे से समझा होगा कि एथिक्स हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड प्रोफेशन, यही हमने समझा था कि प्रोफेशन और उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। यू गाइज आर नॉट बैचलर्स, ऑलवेज रिमेंबर यू गाइज आर प्रोफेशनल एंड ऑलवेज बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। व्हेन यू आर गोइंग इन अ कंपनी, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, 100% यू हैव टू बी प्रोफेशनल। यू शुड वर्क इन एथिकल मैनर, बिकॉज देखो एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, नो मैटर यू आर फ्रॉम
वॉट एवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन यूएस, यू आर इन यूके, यू आर इन इंडिया, देखो हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि यार अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग होते हैं जिनका बिहेवियर अलग अलग होता है, बट सबके लिए एक चीज़ कॉमन है, दैट इज एथिक्स। सब लोग एथिकली काम करेंगे। और अगर आपका एनवायरमेंट एथिकल होता है ना, जैसे अगर आपका एम्प्लॉयर हो गया, ये सब लोग अगर एथिकल काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से भी आता है कि अपने को एथिकली काम करने का, अरे बरोबर है क्या ये चीज़, ठीक है। तो जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, तो जो अभी हमने समझा, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन और अ ग्रुप, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, दैट हैव रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नॉलेज एंड ऑफन फोकस ऑन एथिकल बिहेवियर। अच्छा, इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और ये लोग हमेशा एथिकली काम करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि हम लोग एकदम एथिकल काम करें। नाउ टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, तो वो थोड़ा सा अपने को एकदम मजा आएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं डॉक्टर्स की बात करता हूँ, तो उनके अंदर ना कैसे होता है मैं बताता हूँ। डॉक्टर्स के अंदर ना, डॉक्टर्स सबका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बस अपने फैमिली वालों का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये उनके रूल्स के खिलाफ है, बिकॉज जब वो अपने फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन करेंगे तो वो मतलब शायद वो इमोशनल हो जाएंगे और उस टाइम पे वो शायद गलत डिसीजन ले लेंगे, जिससे उनके फैमिली मेंबर की जान भी जा सकती है। देखो, लोगों का काटना ईजी है, सॉरी, लोगों का ऑपरेशन करना इजी है, बट जब खुद के पेरेंट्स या खुद के फैमिली की बात है तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि इंसान इमोशनल हो जाता है। सेकंड, यू कैन नॉट ड्रिंक और यू कैन नॉट हैव सच काइंड ऑफ सब्सटेंस वाइल डूइंग द ऑपरेशन, राइट। यू शुड बी क्लीन वाइल डूइंग द ऑपरेशन, है ना। अपन कबीर सिंह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं बात करता हूं तो लॉयर्स की, जब मैं बात करता हूं तो लॉयर्स कैन रिप्रेजेंट द केस, राइट, बट दे कैन नॉट बिकम द जज वेयर दे हैव द इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी बीवी का केस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है मेरी बीवी, बट अगर मेरी बीवी का केस है तो वो केस मैं नहीं लड़ सकता। रीजन बहुत सिंपल है, मैं उसके अगेंस्ट, सॉरी उसके फेवर में जजमेंट दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो ये 100% है ना, ये लॉजिकल चीज है, बरोबर है। तो ये सब चीजें ना एथिक्स सिखाता है ना। जब आपका कोई इंसान आपके सामने है, यू कैन नॉट, यू डोंट बी अ जज, राइट, एंड इट इज रूल दैट यू शुड नॉट बी अ जज। तो क्यों? क्योंकि वो एथिकल नहीं है, तो मैं बायस डिसीजन दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट, सर्विस टू अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। और 100% सारे प्रोफेशनल का काम ही होता है कि हम एक लार्ज सोसाइटी को क्या करें, सर्विस प्रोवाइड करें। क्या ये चीज क्लियर है क्या? और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। सबसे पहले, सबका एक कोड ऑफ स्टैंडर्ड होता है। हर एक प्रोफेशनल लोगों का एक कोड ऑफ स्टैंडर्ड होता है। अगर आप सीए की बात करो, सीएस की बात करो, सबका एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है। आप आपके खुद के लोगों की बात करो, सीएफए की, तो उनके भी 7 स्टैंडर्ड्स है जो अपने को अच्छे से फॉलो करने हैं। उसके बाद सबका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है ना। व्हाट इज दैट रेगुलेटरी बॉडी? रेगुलेटरी बॉडी मतलब अपने ऊपर एक इंसान होता है। जैसे देखो, डॉक्टर्स और लॉयर्स, अभी जैसे मैं लॉयर्स की बात करता हूँ तो हम लोग के ऊपर एक बीसीआई होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मैं सीए की बात करूँ तो आईसीएआई होता है, ये जो है ना बॉडी होता है जो गवर्न करता है। अगर मैं सीएस की बात करूँ तो आईसीएसआई करके होता है ना, आपका सीएफए इंस्टीट्यूट है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये सब एक बॉडी है जो हमारे ऊपर होता है, जो हमको रेगुलेट करता है। अगर हम कोई भी चीज़ गलत करें तो उस पर हमको टोकता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन द नीड ऑफ देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को क्या चाहिए, है ना। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं देखूंगा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये चीज़ चाहिए, अपन वो देगा, है ना। अभी मेरे को ऐसा है कि नहीं, मेरे बच्चों को है ना सीएफए पढ़ने का है ना, तो मेरे बच्चे जो एमसीक्यू वगैरह एंसिलरी चीज़ें हैं, तो वो सब जो मेरे बच्चे हैं ना वो फ्री में पढ़ेंगे, तो अपन वो यूट्यूब पर फ्री में डाल देंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? अभी नो डाउट पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, मतलब मैं भी पैसे कमाने के लिए काम करता हूँ 100%। अभी इतना मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, नो डाउट थोड़ा बहुत पैसा तो मैं भी कमाऊंगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है जो फ्री में देनी चाहिए, वो 100% फ्री में देनी चाहिए। प्लस पेशेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर शुड नो व्हाट टू गिव। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ये शायद किसी को पता होगा, नहीं पता नहीं। कभी भी अगर पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है तो डॉक्टर कभी भी उसको मना नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। अभी मतलब इमरजेंसी केस है, वो आया है और वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा पता है? सबसे पहले उसको ठीक करेगा, उसको ऑपरेशन करेगा, उसका इलाज करेगा, उसके बाद वो उससे पैसे वैसे की बात करेगा, ठीक है। उसके पास कोई एसेट होगा तो फिर उसका वो एसेट ले लेगा या उससे वो पैसे रिकवर करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देगा, बिकॉज सी अगेन अ डॉक्टर इज गोइंग टू सेव अ लाइफ, है ना। इसके लिए तो अपने डॉक्टर बनाया उसको। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट, फोकस ऑन सर्विस टू सोसाइटी। मैं क्या बोलता है, तुम्हारा माथा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है? इधर लिखने का जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट, क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ CFA, ऑलवेज राइट क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट whenever you are doing CFA। कोई भी लेवल पे तुम CFA बन गया तो भी लिखने का क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। टैटू बना लो, टैटू, है ना। क्यों? ऑलवेज थिंक फॉर क्लाइंट। कहां पर क्लाइंट का बेनिफिट होगा वो देखो, कौन से स्टॉक्स खरीद के कौन से स्टॉक्स बेचने क्लाइंट का बेनिफिट होगा वो देखो। सो ऑलवेज रिमेंबर क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन?
एंड यू शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देखो मैं भी है ना बीच में कोई ना कोई एग्जाम देते रहता है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं कि भाई सर बन गया तो सर क्या पढ़ाई नहीं कर सकते क्या। मैं जितना ज्यादा एग्जाम दूंगा, जितना ज्यादा पढ़ूंगा, उतना ज्यादा बेटर नॉलेज होगा और उतना ही ज्यादा बेटर तुमको नॉलेज दे पाऊंगा। क्या चीज क्लियर है? यू शुड ऑलवेज 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 कीप ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ, है ना। कुछ ना कुछ सीखो। अरे ये सुनो, एज अ CFA योर वर्क इज टू कंटिन्यूसली लर्निंग। अरे काय को मार्केट तो पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। सुबह उठो, शाम को उठो, कभी भी उठो, मार्केट तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। every day when you read the market, when you read the company, when you read each and everything, then only you are going to know where to invest and what to invest. Is this clear everyone? So the answer is yes. आगे जब हम बढ़ेंगे तो establish trust, कैसे तुम ट्रस्ट गेन कर सकते हो? तो अगर आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपर्टीज रखो उस चीज में, आपको नॉलेज हो उस चीज का, आपने पढ़ा है उस चीज के बारे में, और अगर आप सर्व कर रहे हो सोसाइटी को, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो अगर आप एथिकली बिहेव करोगे तो ये भी सबसे अच्छी बात है। प्लस आप आपकी चीजों को मॉनिटर करते रहो, कैसे हम लोग चीजों को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को और अच्छे से सोसाइटी को दे सकते हैं। 100% यू शुड कंटिन्यू एजुकेटिंग योर सेल्फ। हमें हमारी चीज़ों को क्या करना है? एजुकेट करना है। हमें हमारी चीज़ों को क्या करना है? पढ़ते रहना है। हमें हमारी चीज़ों को समझते रहना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या आगे बढ़े? यस, आई एम सो सॉरी। चलो आगे बढ़े। क्या? यस, फोकस ऑन क्लाइंट्स, नहीं क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। टैटू बनाने का क्या लिखने का? क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। बिकॉज सी अगेन पीपल आर गिविंग यू मनी एंड यू शुड डू दैट थिंग विच इज बेटर फॉर योर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स ने बोला बॉन्ड चाहिए तो अपन बॉन्ड लेने का, इक्विटी में नहीं डालने का। क्या ये चीज क्लियर है? क्या? यस, आगे बढ़े। क्या? यस, चलो अभी एक ही सेकेंड ना, चलो आगे बढ़ते। अभी ना नेक्स्ट टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द नीड फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अभी ना जब मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करता हूं ना, तो उसके अंदर तो ना हाई एथिकल चीजें चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं ना, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। जैसे देखो, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, है ना। आप एकदम बेस्ट हो आप, ठीक है। आप CFA बन गए, डिग्री ले लिया, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। अभी ना आपके सामने ना 2 क्लाइंट आए, ठीक है। 2 क्लाइंट में से ना एक क्लाइंट ना, एक का नाम राजू है ना, और वो अपने लेट 20s का है, 26, 27, 28, 29 ऐसे एज का है वो, है ना। और आपके सामने एक आदमी आया जो ओल्ड है ना, बूढ़ा है थोड़ा सा, ऐसा 65, 75 के आसपास है पकड़ो। तो एक 70 साल का आदमी आया और एक 25 साल का लड़का आया, या एक तो 30 साल का लड़का, ऐसे समझो। अभी है ना, जो 25 साल का लड़का है और जो 70 साल का बूढ़ा है, वो दोनों में बहुत फर्क है। कैसे? 25 साल का जो लड़का है ना, वो जवान है, ठीक है, ही हैव द रिस्क कैपेसिटी। और वही 70 साल का जो आदमी है ना, वो बूढ़ा है, उसके पास क्या ही रिस्क कैपेसिटी होगा, अभी उसको सीधा ऊपर ही जाना है ना। अभी देखो लॉजिक समझो, जब आप दोनों को गाइड करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप 25 साल के लड़के को क्या बोलोगे कि भाई सुन, तू है ना क्या कर, पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर। क्यों? तो जब तुम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदेगा ना, तो रिटर्न ज्यादा है पर रिस्क भी ज्यादा है, पर तू टेंशन मत ले, तू रिस्क लेने के लिए केपेबल है। आज नहीं तो कल कमा के तू उसको ये कर सकता है। बट अगर तू इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा ना, तो तेरा भी पूरा फ्यूचर बाकी है, तुझे हाई रिटर्न्स मिलेगा। पर वहीं अगर तुम, मैं किसी बूढ़े इंसान की बात करूं जो 70+ है, उसको तुम नहीं बोल सकते भाई इक्विटी में डाल, भाई पैसा डबल, है ना, 21 दिन में पैसा डबल। नहीं, अगर उसका पैसा डूब गया तो वो अपने आगे की जिंदगी कैसे निकालेगा? सो यू विल सजेस्ट हिम टू टेक बॉन्ड्स, and to the person who is 25-30 you will suggest him to go with equity. Logic very simple. So you tell him कि तुम ऐसा बॉन्ड में इन्वेस्ट, अरे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो जो एकदम सेफ खेलता हो। एंड फॉर 25 years old you will say कि भाई अभी तो तेरे पास पूरी जिंदगी बाकी है, so now you can just go with a little risk कि जहाँ तुमको रिटर्न भी अच्छा मिले। Yes or no? अब ये सारी चीजें ना एथिकली काम करती है, तुम समझ रहे हो क्या ये चीज? अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको इक्विटी बेचने में, इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स बेचने में, अगर फॉर एन एग्जांपल आपको, छोटा सा एग्जांपल, 20% आपको कमीशन मिलता है। अब 25 years को तो आपने चिपका दिया, अब आप 70 साल के इंसान को भी अगर इक्विटी चिपकाओगे तो वो तो भाई खत्म, आपके 20% के चक्कर में वो 20 साल भी नहीं जी पाएगा। लॉजिक समझ रहे हो क्या आप ये चीज? यस। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल में स्पेसिफिकली एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ जाओ, investment professionals have a special responsibilities because they are entrusted with clients wealth. अरे जनता का पैसा है तुम्हारे पास, तो तुम ऐसे कैसा, और ऐसे नहीं सुबह उठा, अरे आज क्या करेगा, हाँ इधर इन्वेस्ट करने का, कर दो, इधर अच्छा लग रहा है, इसका नाम अच्छा लग रहा है कंपनी का, कर दो।
और फिर तुम क्या बोलोगे मालूम है, पैसा डूब गया तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम। अरे मार्केट रिस्क क्या होता है भाई, तुमको पढ़ना चाहिए ठीक से, है ना। बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड 100 टाइम्स सी व्हाट द कंपनीज, हाउ द कंपनी इज वर्किंग एंड देन इन्वेस्ट इन इट, बिकॉज यू हैव पीपल्स वेल्थ, हार्ड अर्न मनी है लोगों का, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज देयर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल टू बोथ प्रोटेक्ट एंड ग्रो द क्लाइंट। आपके नॉलेज से पहले तो क्लाइंट प्रोटेक्टेड रहेगा कि हाँ भाई मेरा पैसा डूबेगा नहीं, अगर मार्केट कंडीशन बहुत ही खराब है तो सिनेरियो अलग है, और क्लाइंट का ग्रोथ होगा। अभी उसने 20% अचीव किया है, तो टाइम बाद मैं उसको 25% दूंगा, 30% दूंगा, मैं ट्राई करूंगा उसको और ज्यादा रिटर्न दूं, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड मैनेजमेंट आर इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। मैं क्या बोलता है, तुम लोग गुड्स बेच ही नहीं रहे, तुम लोग सर्विस बेच रहा है। सर्विस मतलब, अच्छा एग्जांपल देता हूं, अभी तुम लोग अभी देखो जैसे तुम लोग आईफोन खरीदने गए, ये फ्लेक्स नहीं कर रहा है, ये EMI पे, ठीक है। तुम लोग ये आईफोन खरीदने गए, ठीक है। अभी जैसे तुम लोग आईफोन खरीदने गए ना, तो अभी ये टैंजिबल एसेट है, तुम तुम्हारे हाथ में देख के, अभी मैं इसको बोलिए आईफोन का 1.5 लाख रुपए देने का, ठीक है। तो तुम ऐसे हाथ में देख सकते हो, कैमरा देख सकते हो, अरे बहुत मस्त कैमरा है, बहुत मस्त कैमरा है, हाँ इसका 1.5 लाख रुपए देने में तैयार है। क्यों? क्योंकि मैंने हाथ में देखा है ना, उसको फील किया कि ये फोन मेरे को मिलने वाला है। अभी टैंजिबल एसेट है। जब मैं इनटैंजिबल एसेट की बात करता हूँ, अभी जैसे तुम सर्विस दे रहे हो, अब मैं बात एग्जांपल है मेरी, मैं बोलूंगा 25,000 में मेरा क्लास बिक रहा है, अभी 25 में बिके, 30 में बिके, जो भी बिके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 25,000 में मैं मेरा क्लास बेच रहा हूँ। अभी तुम ऐसे कैसे मेरे को 25,000 रुपए दे दोगे, जबकि तुमको पता भी नहीं कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं। अब ये जो सर्विस होता है ना, ये इंटैंजिबल एसेट होता है, बरोबर ये चीज। जैसे अगर मैं बोलूं तुमको कि मैं तुमको 30, यार बाल को क्या हो गया मेरे, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए मैं, हाँ। अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुमको 35% रिटर्न दूंगा, 35% रिटर्न, ये इंटैंजिबल है। तुम पैसा दोगे, मैं 35% रिटर्न दूंगा, इसका कोई ये नहीं कि टैंजिबल है, दिस इज इनटैंजिबल। तो यहां पर ना लोग थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, और इसको बेचने का थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंपेरेटिव टू टैंजिबल। जैसे देखो कहां था वो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड मैनेजमेंट आर इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स मेकिंग क्वालिटी एंड वैल्यू रिसीव मोर डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट देन टैंजिबल प्रोडक्ट। जैसे अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर या रेस्टोरेंट में गए तो वो सब टैंजिबल दिखने वाला कि ऐसा आएगा, पर ये इंटैंजिबल है। फॉर दिस रीजन ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन takes very great importance in many other business। मतलब बाकी बिजनेस से ट्रस्ट इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। Failure to act in high ethical manner can damage not only client's wealth but impact the success of investment firm and invest professional because potential investor will be less likely to use your service। और अगर एक बार गलती से आपने उनको गलत सर्विस दे दिया या एक बार अगर आपने उनका पैसा डुबा दिया तो फिर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देंगे और आपका काम और आपका सर्विस या आपका जॉब या आप जो बोलना चाहो बोलो, वो सब पैसे पे ही डिपेंड करता है। क्लाइंट्स ही नहीं होंगे तो फिर किसका पैसा मैनेज करोगे? तो इसके लिए एक अनएथिकल गलती सब कुछ खराब कर सकता है। हर्षद मेहता के अंदर भी सेम हुआ, जिस दिन स्कैम पकड़ा गया बहुत सारे लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट से उड़ गया था। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। Unethical behavior by financial service professional can have negative effect for the society as whole। भाई सबके लिए वो इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा ना कि सब लोग पागल हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने बताया हर्षद मेहता के अंदर भी क्या होगा, पूरी की पूरी सोसाइटी पे वो इंपैक्ट आया है। द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री सर्व्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर्स एंड दोज सीकिंग फाइनेंस। A lack of trust in financial advisory will reduce the fund entrusted to them and increase the cost of raising capital। फिर आप कैपिटल रेज नहीं कर पाओगे, आप लोगों से पैसा नहीं ले पाओगे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो कमा भी नहीं पाओगे। समझा क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रस्ट बिल्डअप करो, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिल्डअप करो, एथिकल काम करो, लोगों का पैसा ग्रो करके दो, वो भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। क्या ये चीज क्लियर है क्या? सो व्हेन इन्वेस्टर्स कैनॉट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस प्रोफेशनल, दे एड अनदर लेयर ऑफ रिस्क ऑन द टॉप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क दैट इन्वेस्टर फेस। यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। सो इन एडिशन टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल अनएथिकल बिहेवियर सच एज प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स कैन अफेक्ट अलोकेटिंग द कैपिटल दैट इज रेस्ड।
बहुत मुश्किल से लोग ट्रस्ट करके आपको पैसा दे रहे हैं, अगर वो भी आपने ढंग से नहीं संभाला तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना कि जब भी हम किसी का पैसा मैनेज करते हैं तो उसको बहुत सीरियसली मैनेज करना। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? सो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा, व्हाट इज एथिक्स, व्हाई इज एथिक्स, ये एथिक्स क्यों आया, एथिक्स के अंदर क्या होता है, और स्पेसिफिकली सीएफए के लिए कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने क्या की हुई है, देखी हुई है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इसके अंदर हमने समझा व्हाट इज एथिक्स, ठीक है। अभी एथिक्स के अंदर ये एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कोड ऑफ एथिक्स मतलब ये जो रिटन स्टैंडर्ड्स है, जब हम लोग एक्चुअल में 7 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे आपके पूरे इसके, तो वो बहुत मजा आने वाला है। ये पूरे 7 स्टैंडर्ड्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी है जो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बट आज की क्लास के अंदर मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कुछ एमसीक्यूज इसके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा व्हाट इज 7 स्टैंडर्ड्स, एंड देन हम सारे 7 स्टैंडर्ड्स के अंदर जाने वाले हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझेगा कि वो 7 स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या होता है, वो 7 स्टैंडर्ड्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ। देन लास्ट पार्ट विल बी योर गिब्स, विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज वो हर लेवल के साथ वो गिब्स का जो सिलेबस है वो बढ़ते जाता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझा होगा। ऐसे ही मेरे साथ पूरे एथिक्स की जर्नी हम लोग क्या करेंगे, खत्म करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू in next lecture.